नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 31 जुलाई और आज जो है द हिंदू के पर्सपेक्टिव से जो द हिंदू के जो आर्टिकल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ऐसे कई आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल जिसको इंक्लूड नहीं किया है वो तमिलनाडु में जो वर्क फोर्स में महिलाओं के प्रतिशत को लेकर के है। तो उस आर्टिकल में फाइनली जो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है वो ये था कि 1990 के दशक में महिलाओं का जो प्रतिशत था तमिलनाडु के वर्क फोर्स में ओवरऑल, वो अब धीरे धीरे करके लगातार कम होता जा रहा है। और इस समय वर्तमान मीन्स आप 1990 के दशक के आसपास देखेंगे तो नियर अबाउट 53% था, 53% के आसपास था। लेकिन अब घटते घटते जो है 40% के आसपास आ गया है। और इसका मुख्य कारण जो है वो उनके साथ वेजेस देने में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मीन्स जो उनको सैलरी दी जाती है तो वो सैलरी उनको पुरुषों की अपेक्षा कम दी जा रही है। इस वजह से धीरे धीरे करके महिलाओं का लेबर वर्क फोर्स में वहाँ पर धीरे धीरे करके प्रतिशत गिर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन उसका यही निकलता था। बाकी उसमें कई सारे डाटा थे तो इस वजह से उसको ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। चलिए, एक आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भीमा कोरेगांव केस के अंदर जमानत दी है जो दोषी हैं उनको। तो उसके ऊपर एक आर्टिकल है। तो उसमें आर्टिकल में तो ऐसा कुछ भी डिस्कस करने को खास नहीं है, लेकिन जो यूएपीए लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो इसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये यूएपीए लॉ जो है, इसको आप देखिए कि इसका जो टाइटल है, इसके टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट जो है बनाया किस लिए गया। जो एक्ट बनाए जाते हैं ना, उनका एक टाइटल भी होता है, लॉन्ग टाइटल। तो सबसे ऊपर शीर्षक के तौर पे ही लिखा रहता है कि ये एक्ट जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, शॉर्टकट में। तो इसका टाइटल जो है आप देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस। तो ये जो है रोकथाम करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को लेकर के, इंडिविजुअल्स की भी और एसोसिएशंस की भी। देखिए, ऐसा था कि पहले जो है केवल एसोसिएशंस की ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली प्रिवेंट करने का काम करता था, लेकिन 2019 में इसको अमेंड किया गया। तो अमेंड करने के बाद इसमें इंडिविजुअल्स को भी शामिल कर दिया गया। अमेंडमेंट्स इसमें कई सारे हुए हैं, अभी हम लोग सारे डिटेल में देखेंगे। तो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, या फिर इस तरह का कोई मामला जो है आता है और कोई सामने, तो उसमें भी अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दिखाई देती तो उसके साथ डील करने के लिए इस यूएपीए लॉ को बनाया गया है। तो मेनली जो है वास्तव में स्टार्टिंग में इसको तो बनाया गया था वो एसोसिएशंस को कंट्रोल करने की। मीन्स अगर कोई एसोसिएशंस हैं जिनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात ये है कि अगर इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेंटी मीन्स अखंडता और संप्रभुता दोनों को क्षति पहुंचाने वाली कोई जो है गैर कानूनी गतिविधि किसी संस्था की दिखाई देती है तो उन पर रोकथाम के लिए इस कानून को स्टार्टिंग में बनाया गया था। लेकिन फर्दर अभी 2019 के अमेंडमेंट से इसमें इंडिविजुअल्स को भी शामिल कर दिया गया है कि सरकार जो है वो अब किसी इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, डेजिग्नेटेड कर सकती है। अभी तक केवल एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में ऐसा कर सकती थी कि उनको जो है आतंकवादी संस्था घोषित कर सकती थी। इसके बाद आगे देखिए आप, अभी हाल में ही इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया जिससे जो है ये पॉसिबल हो गया कि किसी इंडिविजुअल को एज टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है विदाउट फॉलोइंग एनी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस। मीन्स किसी औपचारिक न्यायिक कार्यवाही के बिना किसी व्यक्ति को जो है आतंकवादी डेजिग्नेट किया जा सकता है। ये जो है अमेंडमेंट किया गया है 2019 में। इसे जो है एंटी टेरर लॉ के नाम से भी जानते हैं यूएपीए को। अमेंडेड देखिए कितनी बार, 6 बार अमेंड किया गया टोटल। 1969 में देखिए ये बना कब था, ये बना था एक्चुअल में 1963 में, ठीक है। तो 1963 में बना था और 1967 से जो है इनेक्टेड हुआ। और उसके बाद से आप देखें कितने अमेंडमेंट हुए। तो एक बार 1969 में अमेंडमेंट हुआ है, फिर 1972 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1986 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2004 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, फिर 2019 में हुआ।
तो इस तरीके से कुल 6 बार जो है इसको अमेंड किया जा चुका है। ये याद रखने की चीज़ नहीं है कि किस किस सन में अमेंड किया गया, बस ये याद रखिए कि 6 बार इसको अमेंड किया गया है। मीन्स स्टेटमेंट में अगर कभी मान लिया आपसे ये कहा जाए कि ये केवल अभी तक 2 बार इसको संशोधित किया गया, तो ऐसा धोखा ना हो जाए। कुल मिला के ओवरऑल देखिए सारी फैक्ट जो है हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती, ना कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि आप याद रखें, बस एटलीस्ट आपको पता रहे मोटा मोटा। तो 6 बार जो है इसको अमेंड किया गया और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो 2019 में, और उसके पहले जो है 11 साल पहले 2008 में किया गया था। इसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और ये प्रावधान जो है शामिल किया गया था 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये रिकमेंडेशंस जो है किसने दी थी, ये रिकमेंडेशंस दी थी कमेटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म ने। ठीक है, तो इस कमेटी को गठित किसने किया था, इस कमेटी को गठित किया था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में आप जान लीजिए, ये कोई ऐसी मीन्स आप ये कहिए कि किसी एक्ट से बनी कोई बॉडी नहीं है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये कुल मिला के ऐसे ही एक एडवाइजरी बॉडी समझ सकते हैं आप, जैसे थिंक टैंक वगैरह होते हैं सरकार को सलाह देने के लिए, तो उसी तरीके की एडवाइजरी बॉडी है। और इसमें मेंबर जो है बहुत तरीके के मेंबर हो सकते हैं, आप इसको एक बार सर्च करके देखिए। कोई भी जैसे फिल्मी एक्टर, किसी एरिया से कोई विविध पर्सनालिटी हैं, कोई सांसद हो सकते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इसका चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ये याद रखने की बात है कि ये हमेशा चेयर की जाती है, जो चेयरमैन होगा वो पीएम ही होगा। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है वो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई गई, और इस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने कमेटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म बनाई, और इस कमेटी ने जो है रिकमेंडेशंस दी थी कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। किन चीज़ों के ऊपर, तो जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। तो वो कौन कौन से स्वतंत्रताएं थी उनको देख लीजिए आप। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कब, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी ऑफ इंडिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, जो शांतिपूर्वक कहीं पे आप जो है बैठक कर सकते हैं, तो इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, किसी तरीके की एसोसिएशन और यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इन तीनों तरीके की स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाने की बात की उस कमेटी ने, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने बनाया था, और उसी के बाद सरकार ने जो है 1963 में 16वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आ गए, और उसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया। अब कुल मिला के आप ये समझिए कि जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकती है। ठीक है, कब, तब कर सकती है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, अगर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में ये पार्टिसिपेशन करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जा सकता है। दूसरा, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, कहीं ट्रेनिंग कैंप टाइप का चला रही है या अंदर अंदर कोई प्लानिंग कर रही है, तैयारी कर रही है कोई संस्था। प्रमोट्स टेररिज्म, किसी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने का भी काम करती है, तो भी जो है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकते हैं। इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, इसके अलावा किसी और तरीके से जो है इन्वॉल्व है टेररिज्म की एक्टिविटी में। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ईडी के मामले में हम लोगों ने प्रेडिकेट ऑफेंस के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विधेय अपराध जो है मीन्स मर्डर जो है मेन क्राइम हो गया, उस मर्डर के लिए गाड़ी किसी ने दी, कुल्हाड़ी किसी ने दी, तो ये गाड़ी और कुल्हाड़ी जिसने दी वो प्रेडिकेट ऑफेंस में आता है। तो इसी तरीके से अगर कोई संस्था जो है किसी तरीके की प्रेडिकेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टेररिज्म से रिलेटेड, तो उसे भी जो है डेजिग्नेट किया जा सकता है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद द बिल एडिशनली एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड, और बिल्कुल यही चारों पहलू अगर किसी आदमी के साथ हैं तो उसको भी जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। मीन्स वो पार्टिसिपेट करता हो, प्रिपेयर करता हो टेररिज्म के लिए, प्रमोट कर रहा हो टेररिज्म को, या फिर किसी और तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, तो फिर इंडिविजुअल को भी
टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, उसको डेजिग्नेट किया जा सकता है। उसके बाद जो आखिरी अमेंडमेंट किया गया है 2019 का, तो ये किया गया है जब पोटा को ख़त्म कर दिया गया। पोटा आप लोग जानते होंगे, ये भी जो है काफ़ी खतरनाक एक्ट था, है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसको लेकर के काफ़ी जो है काफ़ी विवादित रहता था ये उस समय। ऐसे ही वर्तमान समय में यूएपीए लॉ भी जो है काफ़ी विवादित रहता है। क्यों रहता है इस पर भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोटा एक्ट को समाप्त करने के बाद जो भी लास्ट अमेंडमेंट किया गया 2019 का, उसको लाया गया है। और 2004 में जो संशोधन किया गया था, तो 2004 में किए गए संशोधन के दौरान पोटा के जितने भी प्रोविज़न थे उन सारे प्रोविजंस को जो है इसी में शामिल कर दिया गया यूएपीए लॉ के अंदर। बाकी 2008 के बाद इसको जो है, और जो अटैक हुए थे, मुंबई अटैक, ताज होटल का अटैक सबको पता होगा, तो उसके बाद में आपको पता होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई गई एनआईए, और उसके बाद में जो है ये 2019 में इसमें भी अमेंडमेंट किया गया और इसको लॉ को जो है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया, ताकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कमिटमेंट्स किए हैं इंडिया ने अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, इनको जो है पूरा किया जा सके। इसके बाद आप देखिए कि जुलाई 2019 में जो यूएपीए का एम्बिट था, दायरा था, उसको और बढ़ा दिया गया, मतलब वही इंडिविजुअल्स को इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद 1 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला द बेल कुड बी ग्रांटेड टू एक्यूज्ड, मीन्स जमानत दी जा सकती है दोषी व्यक्ति को, इफ द राइट टू स्पीडी ट्रायल वॉज वायलेटेड, कि अगर स्पीडी ट्रायल का राइट उस एक्यूज का वायलेटेड होता है तो उसे जमानत दी जा सकती है। ये बात याद रखिएगा, है ना, क्योंकि अभी यूपीएससी ऐसे ही बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बना के और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों से स्टेटमेंट बना लेती है, ठीक है। तो इसमें यूएपीए लॉ को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा आप। अगर आपको कभी मन में आए कि इंटीग्रिटी और सोवरेंटी का मामला, जमानत कैसे दे देंगे, तो जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के एक फैसले में ये बात बोली है। और स्पीडी ट्रायल जो है, उसका जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, ये वायलेट होना चाहिए। अच्छा, ट्रायल के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ट्रायल भी जो है तो बहुत नॉमिनल सी चीज़, कभी कोई स्टेटमेंट वगैरह आ जाए तो ट्रायल का मतलब क्या है कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद उसको जो है ले जाना पड़ता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जब आप ले जाते हैं पहली बार, तो जिसने अरेस्ट किया है वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में, मीन्स एविडेंस प्रस्तुत करेगा कि ये आदमी जो है ये अपराधी है। लेकिन वहाँ उस समय जो है उसकी तरफ से भी देखिए, जो अपराधी मीन्स सरकार जिसने पकड़ा, तो सरकार की तरफ से केस चार्जशीट फाइल करने का काम करती वो संस्था जिसने गिरफ्तार किया, और अपराधी साबित करने का काम जो करता है उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इतना तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा टीवी सीरियल वगैरह में। उसके बाद जो अपराधी है, मीन्स जो दोषी है, उस दोषी व्यक्ति का भी पक्ष लेने वाला एक वकील वहाँ रहता है, उसका नाम होता है डिफेंस काउंसिल, ठीक है। तो डिफेंस काउंसिल एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इसको अपराधी साबित करने की कोशिश करता है, और एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पर। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं ट्रायल। और ट्रायल के दौरान में अगर मान लीजिए गिल्टी साबित हो गया तो फिर जो है सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद अपील वाला मामला चालू हो जाता है, कहीं अपील करनी है तो आप अपील करिए जा करके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला 2021 के अपने डिसीजन में कि द बेल कुड बी ग्रांटेड टू एक्यूज इफ द राइट टू स्पीडी ट्रायल वॉज वायलेटेड। उसके बाद 2023 में एक दूसरा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस अंडर यूएपीए। अगर किसी ने सदस्यता भी ले रखी है किसी ऐसी संस्था की, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, केवल सदस्य ही है, तो ये भी जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ही ऑफेंस है, अपराध है, ठीक है। उसे उसी के अंदर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सदस्यता लेने पर भी आपको आतंकवादी घोषित मतलब किया जा सकता है उस व्यक्ति को, ठीक है। आगे देखिए, तो हो क्या क्या सकता है, एक बार ये देख लीजिए कि एनआईए जो है वो प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी सीज कैसे करेगी? पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन दोनों तरीके से हो सकती है अनलॉफुल एक्टिविटी की। नॉर्मल पुलिस भी कर सकती है, एनआईए भी कर सकती है। अगर नॉर्मल पुलिस करती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो एक लेवल फिक्स है, मींस डीएसपी लेवल का एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल का होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल पुलिस की तरफ से उससे नीचे का कोई अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। वैसे ही एनआईए में जो है एटलीस्ट इंस्पेक्टर के लेवल का आदमी होना चाहिए, या फिर इंस्पेक्टर से ऊपर के लेवल का आदमी होना चाहिए, तब ऐसे किसी मामले में इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
अगर प्रॉपर्टी सीज करती है एनआईए किसी की, तो प्रॉपर्टी सीज करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ, अगर नॉर्मल पुलिस कर रही है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डीजीपी की अनुमति चाहिए प्रॉपर्टी सीज करने से पहले, और अगर एनआईए का कोई ऑफिसर कर रहा है तो फिर उसे जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए की अनुमति चाहिए। मींस बिना अनुमति के प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब एनआईए का ऑफिसर कर रहा होगा तो वो डीजी ऑफ एनआईए की परमिशन से ही कर लेगा, फिर स्टेट के डीजीपी से कुछ भी लेना देना उस बात का नहीं रह जाएगा। मींस नॉर्मल पुलिस के लिए अलग सिस्टम है, एनआईए के लिए अलग सिस्टम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यही है कि डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या उसके ऊपर का आदमी जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऐसे ही एनआईए में द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और एबव। ये इसके अलावा ये जो एक्ट है, इस एक्ट में शेड्यूल एक बनाई गई है, उस शेड्यूल के अंदर 9 इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है, जो ये तय करती हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो ऐसे 9 ट्रीटीज़ को शामिल किया है। इसके अलावा एक ट्रीटी और भी, एक कन्वेंशन और भी शामिल किया है। तो 9 में से 2 यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स 1997, द कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेजेस 1979। इसी तरीके से 7 और कन्वेंशन है जो शामिल किए गए इसमें। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी इस एक्ट के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा एक अनदर ट्रीटी इसमें और भी शामिल है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। ओके, आप देख ही रहे होंगे कि ये एक्ट तो बन गया था 1963 में ही और तब से चला ही आ रहा है। तो ये सब जो कन्वेंशन ये तो बाद में आए, तो धीरे धीरे करके ये अमेंडमेंट आप जो देख रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट इसी खुशी में किए जाते हैं कि इसमें कन्वेंशन शामिल किए जाएँ। और कोई बाकी बड़े लेवल पे जो चेंज आया वो 2019 में ही आया, जब इंडिविजुअल्स को भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंक्लूड कर लिया गया। अगर प्रक्रिया की बात करें कि प्रक्रिया चलती कैसे है, तो देखिए प्रोसिक्यूशन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए यूएपीए के अंदर परमिशन चाहिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इसके अलावा सेक्शन 16, 17, 18, देखिए सेक्शन वेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से पहलू हैं। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की अनुमति में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यूएपीए को लेकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि केवल केंद्र सरकार ही अप्रूवल देगी, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूवल देने की अधिकारी है कुछ मामलों में, ठीक है। तो सेक्शन 13 के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है तो गृह मंत्रालय की अनुमति चाहिए। अगर सेक्शन 16, 17, 18 के अंदर जो है प्रोसिक्यूशन करना है तो फिर जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसकी परमिशन लगेगी पहले से। इसके अलावा सेक्शन 25 के अंदर जो है एनआईए प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है अगर वो किसी प्रोसीड ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए उसे डीजीपी की रिटन कॉन्सेंट चाहिए, ठीक है, मौखिक नहीं, रिटन कॉन्सेंट। और अगर एनआईए का ऑफिसर है तो अपने डीजीपी से अगर ले लेता है परमिशन तो बाईपास कर सकता है वो स्टेट के डीजीपी को। पुलिस को नॉर्मल जो केस होते हैं उसमें 60 से 90 दिन का समय मिलता है एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मींस वहाँ 60 से 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन यूएपीए से रिलेटेड किसी मैटर में ऐसा नहीं है। यूएपीए से रिलेटेड मैटर में पुलिस को 180 दिन का वक्त मिलता है चार्जशीट को फाइल करने के लिए, ठीक है। ये फेलिंग जो लिखा है ये फाइलिंग होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो 180 दिन की टाइम लिमिट, यानी 6 महीने तक पुलिस लटका के रख सकती है चार्जशीट। 6 महीने में तो मार मार के भूत बना देगी हालांकि मारना गलत है, मार नहीं सकती पुलिस, है ना। लेकिन जब लॉ ही ऐसा है कि जिसका कुछ क्लैरिटी नहीं है तो कि पिटाई होगी कि नहीं होगी, इसमें तो पिटाई होती होगी। आगे एक बात ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मल बेल रूल्स डू नॉट अप्लाई टू एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 43D5 ऑफ द यूएपीए, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है, तो नॉर्मल बेल रूल्स डू नॉट अप्लाई। आप बस ये याद रखिएगा कि सबके ऊपर जो है नॉर्मल बेल रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अगर कुछ विशेष ज़्यादा गड़बड़ करके आया, मान लीजिए कि वैसा जैसे ताज होटल में हमला किया था बंदूक लेके घुस के, तो उस तरीके के आदमी को बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इसकी बुराई देखिए क्या होती है। तो क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है कि इसका कन्विक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा लो है, पकड़े ज़्यादा जाते हैं लोग, साबित कम हो पाते हैं, ठीक है। कितना है? 2% है, यानी 100 आदमी जब पकड़ा जाता है तो 2 आदमी जो है वो अपराधी साबित हो पाता है। अब डाटा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए नीचे क्या कहता है कि 2016 से 2020 के बीच में 5027 केस जो है वो रजिस्टर किए गए, जिसके अंदर 24,134 लोग जो हैं वो पकड़े गए। तो आप समझिएगा इस पूरी मामले कितना खतरनाक है कि 2016 से 2020 तक 5027 केस रजिस्टर हुए, जिसमें 24,134 लोगों को जो है पकड़ा गया है एक्यूज्ड बना करके,
उनमें से केवल 212 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है कन्विक्शन हो पाया, जो अपराधी साबित हुए। 386 लोगों को छोड़ दिया गया। और इसका मतलब क्या है कि 212 लोग तो कन्विक्टेड हुए, 386 लोग छोड़ दिए गए। तो जो बचे हैं 24,124 में 34 में, ये सारे अभी तक जेल में ही बंद हैं, बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो 97.5% ऑफ पीपल अरेस्टेड अंडर यूएपीए रिमेन अंडर प्रिजन अवेटिंग फॉर ट्रायल, सिर्फ अपने ट्रायल के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि अगर ट्रायल नहीं हो पाता है तो फिर जो है ऐसे में अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए 2020 में यूनाइटेड नेशंस की कुछ आपत्ति रही है यूएपीए 2019 के ऊपर। उनका कहना यह है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसे 10 दिसंबर 1948 को अप्रूव किया गया था, अडॉप्ट किया गया था बाई यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके प्रावधानों का ये उल्लंघन करती है। मींस जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। दूसरा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो कन्वेंशन है ये भी क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ही और ज़्यादा पुष्ट करने के लिए बनाया गया था ये कन्वेंशन। ये उसके बाद का है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद का। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल डाल दिया, देख लीजिए आप। डिक्लेरेशन जो है ये कौन सी डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 10 दिसंबर 1948 को पारित की गई। ठीक है, और इसमें क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट्स फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशंस। ठीक है, पीपल्स और नेशंस दोनों के लिए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट जो है इसमें रखे गए हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 1948 की बैठक है, ये पेरिस में हुई थी, ये याद रखिए, कभी न्यूयॉर्क में नहीं हुई, धोखा खा जाए। और पहली बार जो है इसी डिक्लेरेशन के थ्रू ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई। बाकी इस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का 500 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो कोवेनेंट है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को लेकर के, इसे यूएनजीए ने 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया और 23 मार्च 1976 से ये लागू हुआ। यानी अडॉप्ट करने और लागू होने में 10 साल का अंतर है। इम्पॉर्टेंट कोवेनेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाकी 2012 तक अभी 167 देशों ने ही रेटिफाई किया, जबकि यूनाइटेड नेशन में आप जानते हैं तक कि 196 से भी ज़्यादा देश हैं सम्मिलित। ठीक है ना। और इस कोवेनेंट का काम क्या है, द कोवेनेंट एलेबोरेट्स फर्दर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम लिस्टेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यूएपीए लॉ था। चलते हैं इसके बाद हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो महाराष्ट्र के शुगर फील्ड्स को लेकर के है। शुगर फील्ड्स को लेकर के एक्चुअल में क्या है कि जो महाराष्ट्र के शुगर फील्ड हैं उनकी कड़वी सच्चाई, मीन्स बिटर ट्रूथ से रिलेटेड है। एक्चुअल में देखिए है क्या कि महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है मराठवाड़ा नाम का। ठीक है, तो ये मराठवाड़ा नाम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल की जो बुआई हो जाती है, तो बुआई के बाद में वहाँ जो मजदूर हैं काम करने वाले, उनके पास कोई काम नहीं रह जाता है। तो जब उनके पास कोई काम नहीं रह जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं महाराष्ट्र के ही दूसरे रीजन में। ठीक है, तो अगर किसी, देखिए दो चीज़ें हैं, माइग्रेशन जो है वैसे तो कई तरह का है। फिलहाल स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे 2 तरह का माइग्रेशन मिलेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई आदमी चला गया तो इंटर स्टेट माइग्रेशन। अगर किसी एक स्टेट के किसी एक प्लेस से निकल के दूसरे प्लेस पे चला गया तो वो है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की एक जगह से महाराष्ट्र की ही दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये इंट्रा स्टेट माइग्रेशन का मैटर है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वहाँ उन लोगों को काम नहीं मिलता है रबी की फसल की बुआई के बाद में, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं। और जाते कहाँ हैं, तो जाते वहाँ हैं जहाँ चीनी की मिलें लगी हुई हैं, और उन चीनी की मिलों में जो है लगातार उस समय जो है काम चल रहा होता है, तो वहाँ पर जा कर के अपना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ रोजगार को पाते हैं। मामला जो है राइटर ने ये उठाया है कि वहाँ जो भी लोग जा रहे हैं वो अपने अधिकारों से किस तरीके से वंचित हो रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, सरकारों ने अभी तक उसके लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या एड्रेस हो पा रही हैं उनकी समस्याएं, अगर नहीं हो पा रही हैं तो फिर जो है कैसे समस्या का समाधान किया जाए। सबसे दूसरी खास बात इसकी ये है कि जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे है उसने इसका स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, स्वतः संज्ञान लिया है कि इन वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, चैलेंजेस को एड्रेस किया जा पा रहा है या नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा एक बार मैप में भी आप लोग देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ जाते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये रहा मैप महाराष्ट्र का, देखिए ज़रा आप। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि महाराष्ट्र जो है 6 डिवीज़न में बटा हुआ है। ठीक है,
अमरावती डिवीज़न, औरंगाबाद डिवीज़न, कोंकण डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, नासिक डिवीज़न, पुणे डिवीज़न। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो औरंगाबाद यानी जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू देखिए आप, औरंगाबाद, जालना, परभानी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, यहाँ पर जो है रहते हैं वो मजदूर। और रबी के सीजन की जो फसल है उसकी बुआई के बाद में उनके पास काम नहीं रह जाता है, प्लस यहाँ पानी की भी उपलब्धता जो है काफ़ी कम रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो चले जाते हैं कहाँ, यहीं पड़ोस में, ये जो बाकी के हरे हरे दिख रहे हैं आपको, पुणे, सतारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, तो इन जगहों पर जो है शुगर मिल्स की शुगर मिल्स लगी हुई हैं जिनमें उन्हें रोजगार मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब आपको ध्यान रहेगा। यानी रहते ही किधर हैं, ईस्टर्न एरिया में रहते हैं थोड़े, और शिफ्ट कहाँ होते हैं, वेस्ट के एरिया में। यानी शुगर मिल्स जो हैं वो वेस्ट में है। एक बार आप लोग इसको पॉज करके गौर से देख लीजिएगा, जो नीले नीले बने हुए हैं यहाँ के हैं, ये मराठवाड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और इस मराठवाड़ा क्षेत्र से निकल करके ये शुगर मिल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ के ये स्टेट दिख रहे हैं आप जिले, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर। अब चलते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। तो हाईकोर्ट बॉम्बे ने स्वतः संज्ञान लिया कि इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स जो माइग्रेट होती है सीजनली हर साल, ड्रॉट से अफेक्टेड और वाटर स्कार्सिटी के कारण मराठवाड़ा के क्षेत्र से वेस्टर्न महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में, महाराष्ट्र चूंकि जो है वन ऑफ द टॉप शुगर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया है, और लगभग 2022-23 के लिए आंकड़े हैं कि 138 लाख मीट्रिक टन चीनी को जो है वो पैदावार होगी वहाँ पर। कहते हैं कि ये जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं ये बैकबोन है शुगर केन इंडस्ट्री की। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मीन्स इनके बिना काम जो है सारा गड़बड़ा जाएगा। जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ और इकोनॉमी दोनों के लिए बैकबोन का काम करते हैं, वो खुद जो हैं वो क्रिटिकली मार्जिनलाइज्ड हैं। मीन्स उनकी किसी को कोई एकदम किनारे सीमांत क्षेत्र में है, उनकी कोई तरीके से किसी तरीके से देखभाल नहीं की जाती, ऑप्रेस्ड हैं फॉर सेवरल डिकेड्स, और ऐसा कई दशकों से होता चला आ रहा है। आगे बोलते हैं कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा था कि आप जो है एक कमेटी बनाइए जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स के एक एक आदमी को नोडल ऑफिसर के तौर पे नियुक्त करिए और इनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए, ठीक है। और इसके बाद ये अभी हाल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ये आदेश दिया महाराष्ट्र की सरकार को कि आप ऐसा करिए, ठीक है, कि एक कमेटी बनाइए जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स जो भी रिलेटेड हैं इनकी अलग अलग ज़रूरतों से रिलेटेड, तो उनका एक एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करके इनके जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करिए। तो ऑथर कहते हैं इसलिए जो है स्टेट जो पॉलिसी डेवलप करता है उसको सीरियसली एग्जामिन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या स्ट्रेटजिक मेजर्स लिए हैं और जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं वो किस तरीके से जो लेबर्स हैं उनको इंक्लूसिव वे में इकोनॉमी के साथ इंक्लूड कर पाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, फिर वही बात आती है कि रबी के सीज़न में जो है ये लोग शिफ्ट करते हैं वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल पीजेंट हाउस होल्ड्स बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परवानी डिस्ट्रिक्ट से शिफ्ट हो जाते हैं शुगर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट में, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर वहाँ नहीं देखा था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि शुगर केन हार्वेस्टिंग और फैक्ट्रीज़ में वो लोग काम कर सकें और हर सीज़न में जो है वो शिफ्ट होते हैं। और वास्तव में उनकी ये बार बार जो उनका शिफ्ट होना है, क्योंकि ड्रॉट कंडीशंस बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, रिपीटेड क्रॉप फेलियर देखने को मिलते हैं, मींस खेती जो करते हैं उसमें कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पानी नहीं है, सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो फिर मराठवाड़ा जो है वो एक तरीके से ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है ना, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज रहता है, प्लस बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। तो इन सारी सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए मराठवाड़ा के जो रूरल लेबर हैं वो हर सीज़न में माइग्रेट करते ही करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया जा सके। कहाँ? दोनों जगह, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पर भी, ठीक है ना। मीन्स जहाँ से आते हैं वहाँ भी एड्रेस करिए, जहाँ जाते हैं वहाँ भी एड्रेस करिए, दोनों जगह एड्रेस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा एड्रेस हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने सोर्स पे ही कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया तो जितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में शायद माइग्रेशन रुक जाएगा, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़ा अगर माइग्रेशन है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं, सरकार को तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद में तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये जो प्रीवैलेंट एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रक्चर है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, प्रीवैलेंट मीन्स प्रचलित शोषणात्मक संरचना है, ये जो इस संरचना में स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए
जिसमें मुकद्दम जो है वो क्या करता है कि माइग्रेंट वर्कर्स को रिक्रूट करता है ला करके फैक्ट्री में। मुकद्दम आप लोग समझ रहे हैं, मुकद्दम समझ लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्टर है एक तरह का। जैसे हम लोगों ने कुछ समय पहले स्टार्टिंग में जुलाई में केरला को लेकर के जो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर में बातचीत की थी कि केरला जो है वो बहुत अच्छी जगह है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो लोग कई राज्यों से निकल के जो है केरल में जाते हैं काम करने, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, उनको लगा तो देते हैं। हालांकि वहाँ पे कई सारे एक्ट भी हैं ऐसे जिसमें रजिस्ट्रेशन उन्हें करना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर काम पे लगा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ कई ऐसे मुद्दे आते थे जिसमें उनसे वसूली की जाती है। जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, मेज़ लगा के बैठा रहता है, हफ्ता लेता है ना। तो वहाँ केरल में सच में ऐसा होता है उन लोगों के साथ। या फिर यूनियन लीडर वगैरह उनको किसी तरीके से परेशान करते हैं, उनकी जो रहने की कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है। प्लस आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आदमी नाम की चीज़ अगर कहीं है इन्वॉल्व, तो आदमी को एटलीस्ट कम से कम आज के टाइम में कुछ चीज़ें तो जो है बेसिकली मिलनी चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान तो सब जानते हैं, ठीक है। अब रोटी कपड़ा मकान के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी जो एक्सेस है वो भी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम जो वो अपने राइट्स को तो अवेल कर सके, है ना। आप समझ रहे होंगे कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से जितनी तेज़ी से सारी चीज़ें अटैच होती जा रही हैं, तो हालांकि सरकार ने बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह खोल रखे हैं, लेकिन उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के अलावा अगर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको खुद से भी जो है एक्सेस हो अगर इंटरनेट का, तो उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता, पढ़ा लिखा आदमी भी जो है योजनाओं को अवेल नहीं कर पाता है। दूसरा, इतने सिंपल प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के ऑथर ये कहते हैं कि इस प्रीवेलेंट एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, जिसमें मुकद्दम जो है वो ला करके वहाँ पर दे देता है। ये लोग जो काम करते हैं इनको कहते हैं कोयता। तो मुकद्दम का काम है कोयताज को अवेलेबल करा देना फैक्ट्री के लिए। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, गीग वर्कर्स की इकोनॉमी के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी उन्होंने बात किया था कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि लेबर के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे छुट्टी होनी चाहिए, रहने की उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक होनी चाहिए, क्राइसिस के टाइम पे अगर जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या मेजरमेंट है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, जिस समय काम करने लायक नहीं रह जाएगा तो उस समय उसके साथ क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डील करने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन बीच में जब कॉन्ट्रैक्टर जैसी चीज़ आ जाती है, जैसे आप देख रहे थे वहाँ क्या था, वहाँ यही कॉन्ट्रैक्टर वाला काम जो है वो ऐप कर रही थी। ऐप क्या कर रही थी कि मालिक कहीं बैठा है, ऐप जो है वो कस्टमर को और ड्राइवर को दोनों को मिलवा दे रही है, सारा काम निपटा दे रही है, मालिक से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ जब ये मीन्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में तीसरा आदमी जहाँ घुसा तो बस वहीं गड़बड़ हो जाता, वहीं सारे जो लेबर राइट्स हैं उन वो पूरी तरीके से फिर आप समझिए कि शोषण ही हो सकता है वहाँ, ठीक है, क्योंकि मालिक डायरेक्ट डील ही नहीं करना चाहता। अब ये मुकद्दम क्या करता है, मुकद्दम एडवांस में पैसा ले लेता है उनकी मजदूरी का। अब आप समझ रहे होंगे अगर एडवांस में पैसा ले लेता होगा तो पूरा देता भी होगा कि नहीं देता होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो मुकद्दम है इसका काम क्या है, ये चीप, रिलायबल और इफ़िशियंट वर्क फोर्स जो है वो फैक्ट्री को अवेलेबल करा देता है। और चूंकि इको पॉलिटिकल रीजंस ऐसे हैं, मींस इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस इस तरीके के हैं वहाँ कि मुकद्दम सिस्टम जो है वो आज तक चला ही आ रहा है माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में, और ये जो है मुकद्दम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। और इसकी वजह से क्या है कि संबंध जो है उस तरीके का फैक्ट्री और वर्कर के बीच में बन नहीं पाता है। अब एड्रेस अगर करना है उनकी प्रॉब्लम्स को, सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट के पास डाटा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास जो है वो डाटा नहीं है। लेकिन अब कहते क्या, कुछ समय पहले जो है 2022 में एक MTS नाम की ऐप जो है वो लॉन्च की थी महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, वो विभाग ने, ठीक है। तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसने वहाँ पर ये MTS नाम की, इसका नाम क्या है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी एडेड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन जो है 2022 में लॉन्च की थी। और ये देश में कहा जा रहा था कि अपने टाइप की ऐसी पहली ऐप है, लेकिन इसने भी पूरी तरीके से डाटा जो है वो नहीं जुड़ा पाया। इसका काम क्या था, मेनली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर में फोकस करना, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके न्यूट्रिशन को, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है, तो उनके न्यूट्रिशन को, इम्यूनाइजेशन को, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उनके बच्चों की उसको, और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू रखना, मीन्स किस तरीके से पूरा किया जाता रहे, ये काम था इस MTS ऐप का। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से अपने काम को नहीं कर पाई, और माइग्रेटिंग फैमिलीज जो हैं
उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ये नहीं बना पाई। कुल मिला के ये डाटा कलेक्शन का काम ठीक से कर नहीं पाई, ना तो ये बता पाई कि उनका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ना उनका वेज स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बता पाई, ना उनके एंटाइटलमेंट कवरेज के बारे में कि उन क्या परिस्थिति है उनकी वहाँ काम करते हुए। तो कुल मिला के ये है कि बहुत ही ज़रूरी है ये बात समझना कि उनकी डायनेमिक्स क्या है, मींस उनके साथ वहाँ चल क्या रहा है, सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन पहुँचने तक के बीच में और पहुँचने के बाद दोनों जगह पे कहाँ क्या क्या हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। तब जो है स्पेसिफिक नीड को लेकर के इंटरवेंशन कर पाएगी सरकार। उसके बाद आगे बोलते हैं ऑथर कि जो माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स हैं उनकी, अब देखिए वहाँ होता क्या, पूरी फैमिली की ऐसा तो आपने जनरली देखा भी होगा, फैमिली की फैमिली जाती है पूरी, है ना। पता चला कि 3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, हो सकता है उनके बूढ़े माता पिता भी हों साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना 5-5, 6-6 लोगों की फैमिली वहाँ इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि बहुत सिंपल सा इशू है समझने को कि जितने स्टेक होल्डर हैं उस फैमिली में, स्टेक होल्डर मतलब बच्चे हो सकते हैं, बच्चों में लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, फिर परिवार में स्त्री और पुरुष होंगे, है ना। अगर माता पिता इन्वॉल्व हैं तो फिर 2 स्त्री 2 पुरुष हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे तो स्त्री के लेवल पर अलग समस्याएं, अब स्त्री में भी जो है गर्भवती स्त्री हो सकती है, सामान्य स्त्री हो सकती है, ठीक है। तो उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, पुरुष हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। तो ये सारे लोगों की जो अलग अलग समस्याएं, इन सारी समस्याओं को जब आप सब कुल मिला जुला कर देखेंगे सारे माइग्रेंट वर्कर की, तो बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर क्या समस्या होगी, न्यूट्रिशन को लेकर समस्या होगी। फिर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो फिर उसकी एजुकेशन को लेकर समस्या होगी। अब थोड़ा और बड़ा हो गया, एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाई, तो फिर पता चला मम्मी पापा तो काम कर ही रहे हैं वहाँ, कुछ दिन बाद वो भी गन्ने के बोरे ढोने, मतलब गन्ने के जो बंडल होते हैं उनको ढोने लग जाएगा, तो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम आ गई। तो जो फंडामेंटल राइट्स भी हैं वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। दूसरा, अगर स्त्रियों की बात करें आप, तो बहुत कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। तो जो एडोलसेंट एज की गर्ल्स हैं, जो 11 से 18 साल के बीच की लड़कियां, उनकी जब शादी कर दी जाती है तो बहुत अर्ली एज में जो है उनको बच्चे हो जाते हैं। अब मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, एक नई समस्या। फिर उसके बाद में जो है बच्चा है तो बच्चे को कम से कम पहले 6 महीने तक माँ को ही दूध पिलाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, वो समस्या। दूध पिलाने के लिए माता का भरण पोषण अच्छी तरीके से होना चाहिए, वो समस्या। प्लस उनको जो वेजेस नहीं मिलेंगी उससे उनका जो नुकसान होगा, वो समस्या। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं उनको लेकर के उभरेंगी। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए गवर्नमेंट को जो है डाटा को इकट्ठा करना चाहिए। अब बताइए, बंडल उठा के रखने में उनको समस्या होती है, भाई महिलाओं ने बंडल उठा के रखा तो उनको जो है मांसपेशियों से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, गायनेकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं, तो आगे उनको जो है स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। ये एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितनी सारी समस्याएं हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर भी ढेर सारे केसेस होते हैं, जैसे वहाँ पे मुकद्दम और मेल वर्कर्स हैं उनको लेकर के महिलाओं के बीच में, ये यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामले हैं। और साथ ही साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये कहती है कि सुनिश्चित करें सारे बच्चों की शिक्षा, लेकिन वहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ऑथर जो है लास्ट में कहते हैं कि there needs to be intervention to ensure that seasonal migrants have access to justice and are guaranteed safe and healthy working and living conditions, ठीक है ना। मीन्स कुल मिलाकर के काम करने के अलावा सबसे पहली चीज़ तो रहने, खाने और पहनने, इन 3 चीज़ों की तो एटलीस्ट कम से कम ढंग की व्यवस्था होनी ही चाहिए जैसी इंसानों की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आती हैं। बाकी तो आप समझ जाया करिए अपने आप कि मनुष्य जहाँ है वहाँ फिर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक की बेसिक पहुँच कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है इतना तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है। और बच्चे जहाँ हैं तो बच्चों के साथ तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आप कहेंगे तो इंट्रा जनरेशनल पॉवर्टी का कॉज बनता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े समूह हैं। जैसे आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा बड़े होंगे ये, ठीक है। अंत में जो है ऑथर कहते हैं कि एक तरफ तो देश जो है अमृतकाल के विजन के साथ में एक एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात कर रहा है ना। अगले सरकार के तीसरे कार्यकाल में
ये दावा किया जा रहा है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आप अगर जो है देखेंगे जा कर के भारत की जीडीपी पर कैपिटा की स्थिति, तो दुनिया के सारे देशों की लिस्ट जब ऊपर से नीचे देखना शुरू करेंगे तो जीडीपी पर कैपिटा में दुनिया के देशों में भारत 122वें नंबर पे आता है। जीडीपी पर कैपिटा इतनी खराब है बस, लेकिन इकोनॉमी जो है वो अभी इस समय वर्तमान समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसा जो है, ऐसा होने के भी कई कारण होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि ऑथर कहते हैं कि अमृतकाल के विजन के साथ जहां एक तरफ देश जो है वो एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी होने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की समस्याएं पनपी हुई हैं। तो सरकार का जो है ये ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन है, मीन्स मानववादी बाध्यता है ये सरकार की कि एटलीस्ट कम से कम जो है उनके लिए इतने अधिकार तो सुनिश्चित करा ही दे जो सीजनल माइग्रेंट्स हैं, कि इनको हेल्पलेस और जियोपार्डी मीन्स खतरे में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। वन मस्ट स्टॉप दिस डिसीट, धोखा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ आप अमृतकाल की बड़ी बड़ी बातें, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान चलाएं, पूरे देश की मिट्टी इकट्ठी करके राष्ट्रीय समर स्मारक के बगल में आप जो है अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ जो है सीजनल वर्कर्स, माइग्रेंट्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, मीन्स थोड़ी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। और इन सारी समस्याओं को जो है सरकार को एड्रेस करना चाहिए। अब इसके बाद के जो बचे आर्टिकल हैं उनको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।